कि आपको टिकट वगैरह दिया जाएगा या क्या? नहीं, ये तो कांग्रेस के ऊपर, पक्ष के ऊपर निर्भर है, वो जो भी डिसाइड करेंगे। अब तो क्योंकि अभी तक इंडिविजुअल आदमी अपने बारे में कुछ भी बोले, लेकिन अब जब आप पक्ष ज्वाइन करे हैं तो अब जो पक्ष डिसाइड करेगा वही निर्णय होगा। हाँ, क्योंकि आप अगर धारावी विधानसभा चाहते हैं तो वहाँ तो वर्षा गायकवाड़ अपनी बहन के लिए। नहीं, धारावी तो मैं वैसे भी नहीं जा सकता, बिकॉज धारावी जो कंस्टिट्यूंसी है वो रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है। हाँ, तो धारावी से तो मैं लड़ी नहीं सकता। धारावी तो रिजर्व है, वहाँ नहीं कर सकते। वहाँ नहीं है। लेकिन काम आपका वहीं पे रहा है। नहीं, काम तो मैंने पूरे महाराष्ट्र के लिए मजा किया आया। है, लेकिन अभी फिलहाल तो वहाँ से नहीं। कभी मौका लगा आगे चल के तो देखें। तो उसके अलावा मैं ये जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी जनता के विरोध में काम किया, आप उसके लिए हमेशा ही खड़े रहे कि जनता के हित में काम होना चाहिए। मुझे याद है वो घटना जब कई लोग धारावी पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर थे। हाँ जी, हाँ। आपने उठा के हाँ जी। गोपीनाथ मुंडे वगैरह हाँ जी, है ना? तो ठीक है, वो तो मोर्चा लेके आए थे। वो शायद कुछ हमारे जिन लोगों को हमने अरेस्ट किया था उनको मिलना चाहते थे, तो उनको यही हमने कहा था कि भाई कानूनन आप नहीं मिल पाएंगे, और कोर्ट का ऑर्डर लेके आए तो मिल सकते तो हैं। सर, ये जो आपके ऊपर कार्रवाई वगैरह की गई है भारतीय जनता पार्टी के शासन में, कहीं ऐसा तो नहीं आपको लगता है कि वो लोगों ने बदला लेने के लिए किया हो ऐसा? अब देखिए, अब इस बारे में, क्योंकि मैटर हमारे सारे जो भी केसेस उन्होंने किए हैं वो सारे कोर्ट में हैं, उसके बारे में कोई भी इस तरह का हमारी तरफ से कोई ऐसा बयान आना कि वो राजकीय था कि नहीं था, इसका निष्कर्ष तो जनता निकाले। और सबको पता है, मैं 7 दिन के अंदर रजिस्टर किया केस रिटायरमेंट के बाद, और 10 दिन के अंदर बाद में मेरे को अरेस्ट कर लिया गया। तो इसको मैं राजकीय, मैं तो यही कहूँगा कि भाई कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, कोर्ट इसका जो निर्णय लेगा वो लेगा, लेकिन जनता सोचे कि राजकीय है कि नहीं, मैं तो उसके बारे में नहीं टिप्पणी नहीं करूँगा। तो अभी आप यहाँ पे खुलकर राजनीति करना चाहते हैं या साथ में कुछ और आप किसी और तरफ भी ध्यान लगाना चाहते हैं, या पूरी तरीके से? आज मैं कांग्रेस में ज्वाइन हुआ हूँ, कांग्रेस पक्ष में ज्वाइन होकर कांग्रेस के साथ मिलकर जो भी कांग्रेस का पक्ष चाहेगा उस तरह के हम काम करने का मेरी पूरी मनस्थिति है, और कोई मेरे इस वक्त और मन में कोई धारणा नहीं है। तो ये टक्कर में अगर कोई ऐसा दिग्गज नेता रहा तो भी आप लड़ेंगे उसके खिलाफ? अब देखिए, लड़ाई तो एक पॉलिटिकल लड़ाई है, उसमें कोई भी नेता रहे, सामने से नेता के वजन पे नहीं होता है, जनता के सपोर्ट पे होता है। कोई भी नेता है जो अगर जनता मेरे साथ है तो जीतना और हारना मुझे नहीं लगता कि। एक पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, तो ये जो राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी, उसकी ज़बान काट लेना, ऐसी जो धमकियाँ वगैरह दी जा रही हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि हमारे देश में प्राइमरी एजुकेशन की कमी है। प्राइमरी एजुकेशन की कमी होने की वजह से लोग इस तरह के वक्तव्य, जो कि सभ्य संस्कृति में जिनको कोई बोलता नहीं है, इस तरह से लोग बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि जो अगर उनका शिक्षण सही, जो भी ऐसे बोल रहे हैं, जो अगर उनका शिक्षण सही तरीके से प्राइमरी लेवल पे भी हुआ होता तो मेरे ख्याल से इस तरह के वक्तव्य एक संभ्रांत सोसाइटी में उचित नहीं है। साधु संतों को भाईचारा और सद्भाव का एक प्रतीक माना गया है, लेकिन इन दिनों ऐसा देखा जा रहा है, चाहे रामगिरी महाराज हों या कोई दूसरे हों, एक विशेष समुदाय के प्रति गलत बयानबाजी करते रहते हैं। ये इसकी क्या वजह हो सकती है? अब देखिए, ये तो राजकीय पैतरे हैं। कुछ लोगों को ऐसा आशंका है कि एक पर्टिकुलर समाज उनके साथ जुड़ा नहीं है, और इसलिए अलग अलग तरीके के वक्तव्य एक पर्टिकुलर समाज के बारे में ही किए जाते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, जनता, हमारे देश की जनता बहुत जागरूक है। आपने उत्तर प्रदेश में भी देख लिया कि कितना भी कहा गया, कितना भी ढिढोरा बजाया गया, लेकिन जनता ने अपना निर्णय निष्पक्ष रूप से दिया, और उसको एक सेकुलर भूमिका को अपनाते हुए दिया। तो किसी एक समाज के खिलाफ नहीं था निर्णय, कोई पक्षपाती निर्णय नहीं था। तो लोगों को सजग होना चाहिए, और इस तरह के वक्तव्य करना और इस तरह के अलगाववादी बातें करना, मेरे ख्याल से उनको ही इसका, जो कर रहे हैं उनको ही इसका घाटा होगा।
पोस्ट वगैरह आपको दिया गया, कोई पद वगैरह? नहीं, मेरे को इस बार अभी तो मैंने उनको सिर्फ ज्वाइन किया है। अब आगे चल के शायद कोई पद की इच्छा ऐसे कुछ? नहीं, मैंने बड़े पद में ऐसे ही। और टिकट के बारे में उन्होंने कंफर्मेशन किया कि आपको टिकट नहीं, इस तरह की कोई टिकट के बारे में हमारी कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन बहुत से लोगों का ये मानना है, और पहले से भी, जब मैं तो वर्सोवा से खड़ा होने वाला था, जी जी, जब मैं इंडिपेंडेंट था, लेकिन अब उनको तो इस बात का इल्म तो होगा ही, लेकिन अब जो वो निर्णय लेंगे वो मान्य होगा। एक पक्ष ज्वाइन करने के बाद मेरा अपना विचार अब अलग इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा था कि जब तक आप कांग्रेस से नहीं जुड़े थे या किसी भी पार्टी से नहीं जुड़े थे, आप अपने आप को कहीं अकेला पा रहे थे? नहीं, मैं अकेला तो नहीं पा रहा था, लेकिन ये ज़रूर समझ रहा था कि जो अगर एक रणनीति के कुछ पहलू होते हैं, और उसको जो अगर, और कोई भी आदमी कहीं भी, मैं भी उसमें इंक्लूडेड हूँ, जो लड़ाई लड़ने जाता है तो हार के हिसाब से नहीं जाता है। जी जी। और मुझको ये चीज़ का इल्म हो गया था कि जो अगर इंडिपेंडेंट हम लड़े तो जीतने के चांसेस बहुत ही नगण्य हैं। तो ये सब चीज़ देख के, और फिर विचारधारा भी मेरी थोड़ी सेकुलर होने की वजह से बहुत ज़्यादा पार्टियां नहीं थी जहाँ। तो आपको नुकसान हुआ है, मैं शुरू से देखता आया हूँ, क्योंकि शुरू से ही मैंने देखा है हमेशा विपक्ष ने आपको, उस दौर के विपक्ष ने आपको निशाना बनाया है। वो है तो बहुत बड़ा। अभी जैसे आपको बता रहा था कि मैं जिस टैक्सी में बैठ के आया, चाचा जी हमारे मुस्लिम ही थे, और वहाँ मेकर टावर से यहाँ आने के लिए जनरली टैक्सी मिलती नहीं है, तो दूर से उन्होंने बुला के बैठा लिया। मैं तो अपने आप को, मतलब मुझे आई फील, मतलब वेरी ऑनर्ड। लेकिन ये छवि मुंबई की है कि एक लोग हमको अपनाने के लिए तैयार हैं। लेट अस सी आगे चल के क्या होगा। शायद इसीलिए मुझे लगता है जो आपका काम है, जो आपने कहने वाला, आई एम रियली टच, आपकी जो छवि रही है, तो इस तरीके से चाचा जी बाहर आके फिर फोटो भी हमने खिंचवाई, और बड़ा अच्छा लगा कि तो कोई आपको लगता है कि आपकी छवि का फायदा आपको चुनाव में मिल सकता है? मेरे छवि का फायदा, मेरे काम का फायदा ज़्यादा कहें तो ज़्यादा उचित होगा। मैंने जो काम किए, आप तो मेरे को 92 से जानते हैं। आज दोनों समूहों के बीच में खड़े होके निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई हमने जब की, तो श्री कृष्ण कमीशन को भी कहना पड़ा कि हाँ, यहाँ पर तरीके से रहा। उसके बाद जब कमिश्नर था तो एक समय में ये कहा गया कि आप कुछ लोगों के लाउड स्पीकर हम उतरवा दिए जाएंगे, और कुछ लोगों ने उनको चेतावनी दी थी कि इस तारीख तक और इस दिन तक आपको उतारने पड़ेंगे। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, इस तरह का माहौल आप क्रिएट नहीं कर सकते। अच्छा सर, ये दूसरा बताइए, आपने कमिश्नर होते हुए पुलिस विभाग के लिए बहुत से कुछ संशोधन भी किए हैं, काफ़ी बदलाव भी किए हैं। वो तो जो ट्रैफिक पुलिस को लेकर आपने किया था, उसको लेकर काफ़ी फील्ड में चर्चा रही है, तो क्या वजह है, आपने क्यों ऐसा? देखिए, मुंबई में जो अगर सबसे बड़ी समस्या है, तो सबसे बड़ी समस्या जो रोज़ के लोगों को है, वो है यहाँ पर आवाजाही की, आने जाने की, एक जगह किसी ऑफिस को पहुँचने की। तो जो रोड है, मुंबई में रोड ज़्यादा है नहीं। अब आप आइडिया लगाइए, कोस्टल रोड और ये सब करिए, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ 2 ही रोड हुआ करती थी, ईस्टर्न एक्सप्रेस और वेस्टर्न एक्सप्रेस। और रोज़ जो है ट्रैफिक बढ़ता जाता है, और रोज़ गाड़ियाँ बढ़ रही हैं। तो इसके ऊपर किसी तरह से नियंत्रण, मैंने सोचा इसके ऊपर नियंत्रण, तो मैं तो मानता हूँ कल को मेरे को पॉलिसी डिसीजन मिले तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई इस लिमिट के बाद आप नई कार नहीं खरीद सकते। सो दैट जितनी रोड है उसके पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से कितनी गाड़ियाँ आ सकती हैं, आज मुंबई पार्किंग लॉट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने उस वक्त काफ़ी ऐसे निर्णय लिए, जैसे मैंने कहा कि भाई आपको ये रॉन्ग साइड ड्राइविंग आप नहीं कर पाएंगे, और पार्किंग के बारे में भी काफ़ी मुद्दे उठाए गए, और हेलमेट्स के बारे में, लोगों की सेफ्टी के बारे में मैंने बात की। और जब तक उनको आपने जगह नहीं मुहैया कराई तो मैंने टोइंग बंद करा दी थी कि भाई जब हम पार्किंग आपको दे ही नहीं सकते। अब ऐसा हमारी वर्सोवा की बात करें, अब 2 व्हीलर के बारे में लोग उठा के ले जाते हैं, टोइंग कर लेते हैं। अब 2 व्हीलर पार्किंग आप मेरे को मुंबई में कहीं भी दिखा दीजिए, कहाँ 2 व्हीलर पार्किंग है, कहीं नहीं है। तो अब 2 व्हीलर पार्किंग के उठाना, तो मैंने इसलिए वो निर्णय लिए थे कि एक समय ऐसा आएगा कि आप लोग, मतलब इनको ये सब फैसिलिटीज आप प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आप ये सब नहीं कर सकते। तो ये मेरा मानना था, और वही आज भी मेरा कहना है कि इसलिए मैंने ट्रैफिक के
मुद्दे उठाए। सर, आपने इतना कार्य करने के बावजूद, लोगों के लिए अपने सेवाएं देने के बावजूद भी आपके ऊपर केस बना, क्या ऐसा वजह थी जो आपके ऊपर केस बना? अब जिन्होंने बनाया इसका उत्तर तो वही दे सकते हैं। मैं तो आज कोर्ट में हूँ, मैं तो अभी कोर्ट में हूँ। क्योंकि आप अपने फील्ड में काफ़ी ईमानदार है, काफ़ी चर्चित में रही हैं, फिर भी केस बना, तो उसके लिए हम अभी तक चीज़ों को सोच रहे हैं कि क्या वजह। अब केसेस जो है वो कोर्ट में ही है, और कोर्ट में वो तो अभी भी बना रहे हैं। जो बनाए थे उतने में ही शायद भरपूर पूर्ति नहीं हुई है। अभी 1 महीना पहले एक और केस बनाया गया है। अब उसके बारे में तो मैं कैसे कहूँ क्यों बनाए गए हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि मेरी भूमिका जो है, हमने कोई ऐसा गुनाह किया नहीं है जिसके बारे में केस बनाए गए हैं। और आज नहीं तो कल कोर्ट भी इस निष्कर्ष पे पहुँचेगा कि ये जो भी गुनाह हैं ये बराबर नहीं है। इसके अलावा मैं इसके बारे में और क्या बोलूँ।